गुड मॉर्निंग मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन फैमिली में। मित्रों, आज कक्षा 4 की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की चर्चाएं करेंगे। चलिए बहुत ही जल्द स्टार्ट करते हैं। अगर जो भी मित्र इस चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, आज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जो इन टॉपिक्स से लगभग क्वेश्चन उठने की संभावना होती ही होती है। देखिए, यह है बच्चों का हक, मिड डे मील। आपकी एनसीईआरटी में बखूबी बहुत ही अच्छी तरीक़ा से वर्णन किया गया है कि बच्चों का हक मिड डे मील। कहता है हमारे देश में बहुत से बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता। इनमें से कई बच्चे तो स्कूल बिना कुछ खाए जाते हैं। खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं लगा पाते हैं। अर्थात देखिए कि बहुत सारे प्रकार के हमारे समाज के अंदर बहुत सारे प्रकार के लोग रहते हैं, जिनमें बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए ठीक तरह से खाना भी बच्चों को नहीं खिला पाते हैं, जिसके कारण उनको स्कूल नहीं भेज पाते हैं। कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। क्या सुनाया? कि प्रारंभिक शिक्षा 1 to 8 के स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना ही चाहिए। यह सभी बच्चों का अधिकार है। तो ये तो एनसीईआरटी से कुछ रिलेटेड बातें थी जो इस तरह की चर्चाएं उसमें की थी। लेकिन हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि मध्याह्न भोजन ये जो है ये कब से स्टार्ट हुआ। तो देखिए, मध्याह्न भोजन स्कीम की शुरुआत सबसे पहले भारत के तमिलनाडु से हुआ था। आप इन बातों को चाहे तो नोट्स भी कर सकते हैं कि मध्याह्न भोजन की शुरुआत कब हुआ था। सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? भारत के तमिलनाडु से हुआ था। 15 अगस्त 1947 को पोषाहार समर्थन के राष्ट्रीय कार्यक्रम मध्याह्न भोजन स्कीम की शुरुआत की गई। कब? 15 अगस्त 1995 को इस पोषाहार के लिए इस स्कीम को प्रारंभ किया गया। लेकिन देखिए, आगे चल कर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, जिनमें पहले तो पका पकाया भोजन नहीं मिलता था। उनमें गेहूँ मिलता था, चावल मिलता था, अलग अलग से अनुदान के रूप में 3 किग्रा गेहूँ और चावल दिया जाता था। जब गेहूँ और चावल देने लगे तो देखा गया कि उन सभी खानाओं का लाभ बच्चे को न मिल करके डायरेक्ट गार्जियन को मिलता था। गार्जियन लेते थे, उनको अपने घर पे बना लेते थे, बच्चों को सही तरीक़ा से नहीं खिला पाते थे या उनको बेच डालते थे। तब जाकर के इन सभी को दूर करने के लिए 1 सितंबर 2004 में प्राथमिक विद्यालयों में पके पकाए भोजन उपलब्ध कराने की योजना प्रारंभ किया गया। तो पूछ सकता है कि पके पकाए भोजन की योजना कब से प्रारंभ किया गया? तो 1 सितंबर 2004 से प्रारंभ किया गया था पके पकाए भोजन को, जिसमें बताया गया था कि 4 दिन चावल से बने भोज्य पदार्थ देना चाहिए और 2 दिन गेहूं से बने भोज्य पदार्थ देना चाहिए। तो इन सभी बातों की चर्चा किया गया था, जिनमें प्रत्येक दिन कम से कम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन वाला कम से कम चावल हो। और मध्याह्न भोजन में जो है सो कम से कम 200 दिन तक उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बच्चों को कम से कम 200 दिन मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ऐसा कमिटमेंट मतलब किया गया था। तो शायद इनसे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जा सकता है इनमें। आगे देखिए, दीदी मोनी के ऑफिस के बाहर लिखा होता है, कभी भात सुक्तो चावल और रसे वाली सब्जी, तो कभी लूची और छोला दाल। तो ये सारी चीज़ें स्कीम्स वहाँ टांगा हुआ रहता है बाहर में, जो किस तरह का भोजन किस दिन देना है, कौन से दिन, मतलब भोजन का रूटीन बना हुआ रहता है, हर दिन हर प्रकार का भोजन। अगला देखिए, खाना खिलाना। 21 नंबर चैप्टर है खाना खिलाना। अतः पात्र, इस चैप्टर में पात्र कौन कौन क्या है देखिए, दिव्या, स्वास्तिक, मनप्रीत, गुरनूर और मंजीत सिंह, ये सारे के सारे इस कहानी में पात्र है। देखिए क्या क्या है। गुरुद्वारे में सभी सिर ढके रहते हैं और अरदास के बाद सभी को
कराह प्रसाद दिया जाता है। अर्थात सभी के सभी गुरुद्वारे में क्या होता है, सर ढक के बैठे हुए रहते हैं, और जिस प्रकार से अपने हिंदुओं में पूजन होता है और पूजा के बाद प्रसाद दिया जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी एक अरदास होता है, और उनके बाद क्या होता है, सभी को कराह वाला प्रसाद दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ कराह प्रसाद क्या है, बड़ी सी कढ़ाई में आटा घी में भून कर बनाते हैं। क्या करते हैं, बड़ा सा कढ़ाई होता है जिनमें आटा डाल के और घी में भून करके क्या होता है, प्रसाद बनाया जाता है। गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को लंगर कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि लंगर क्या है, ऑप्शन में डाल के। तो गुरुद्वारा में जो लोग एक साथ मिलकर खाना पकाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, लंगर कहते हैं। आप चित्र को भी देख सकते हैं, इनमें भी हर एक तरह से दिखाया गया है, हर एक तरह से किस किस तरह से लोग खाना परोसते हैं, आपस में मिल बांट कर खाते हैं। यही सारी चीज़ें हैं जो गुरुद्वारा से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दुनिया मेरे घर में। ये 22 नंबर चैप्टर है कि दुनिया मेरे घर में। इनसे भी क्वेश्चंस कई बार उठी हुई है, इनसे भी क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे हम। पहले टॉपिक्स को देख लें कि टीवी पर कौन सा प्रोग्राम देखें। टीवी पर तो अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स देखते हैं, हर तरह के प्रोग्राम रहते हैं, न्यूज़ रहता है, सीरियल रहता है, फिल्म्स चलती रहती है, कॉमेडी चलती रहती है, बहुत सारे चैनल्स होते हैं। जैसे देखिए झगड़ा भाई क्रिकेट, माँ न्यूज़, आंटी सीरियल, छोटी सुनकर गाने का प्रोग्राम, मेरिटा, देखिए मैरिटा कार्टून, लेकिन चला पापा के पसंद का फुटबॉल। अर्थात था तो इस प्रकार का अलग अलग चैनल, लेकिन चलाया गया पापा घर में, पापा के चॉइस का ही फुटबॉल चलाया गया, पापा के पसंद का फुटबॉल। देखिए आगे देखिए, ये सारी चीज़ें इसलिए दिया गया है कि बच्चे उनको देखे, जाने उनसे, और बाहरी वातावरण से रूबरू हो। कहता है प्रतिभा अपनी सहेली के साथ 7 बजे घर दौड़ कर पहुंचती है, लेकिन भाई पसंद संदीप और संजय नुक्कड़ पर दोस्तों के साथ खेलते हैं। देखिए क्या कहते हैं कहानी। ये सारी चीज़ वैसे ही बुक्स में जो दिया था, जो आपको हमको लगता है कि इनसे रिलेटेड कुछ बातें की चर्चाएं करनी लेनी चाहिए, इसलिए कर लेते हैं। वैसे इन सभी से क्वेश्चंस अभी तक तो उठे नहीं है, लेकिन इनसे घुमा फिरा करके शिक्षण विधि बनाया जा सकता है कि फली, नाजू और उनके दोस्त पिल्लू मामी के साथ समुद्र तट पर पानी और रेत से खेले, फिर आकाशी झूले में चक्कर लगाए, भेलपूरी खाई, गुब्बारे खरीदे, बाद में ठंडी ठंडी कुल्फ़ी खाई। कुल्फ़ी वाले ने गलती से रात के बजाय 5 के ही पैसे, देखिए 7 के बजाय, सॉरी गलती से क्या किया, 7 के बजाय 5 के ही पैसे मांगे, लेकिन पिल्लू मामी ने सही हिसाब समझाया और 7 के ही पैसे दिए। अर्थात कभी कभी हम लोगों से भी धोखाएं हो जाती है, जो मतलब मिस हो जाता है कि लेनी रहती है कुछ और मांग लेते हैं कुछ, या देना रहता है कुछ दे देते हैं कुछ। यहाँ उनकी मामी ने क्या किया, जब कुल्फ़ी वाले कुछ कम पैसे बोले तो उनकी मामी ने फिर उनको हिसाब समझा करके और सारे के सारे 7 के 7 पैसे दिए। तो ये बातें जब बच्चे जानेंगे समझेंगे तो बच्चे के अंदर ईमानदारी की भावनाएं जगेगी, बच्चे के अंदर इन तरह का सकारात्मक विकास होगा। इसलिए भी इन चीज़ों को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक और बेहद है। इन सभी चर्चाओं को बच्चों के सामने रखना बेहद अनिवार्य है और हमें रखना भी चाहिए। कहते हैं अक्षय को अपनी दादी माँ से बहुत लगाव है। दादी माँ अक्षय के दोस्त अनिल को भी पसंद करती है, लेकिन उसके यहाँ कुछ भी खाने से मना है। अर्थात क्या कहता है कि दादी माँ जिस तरह से अक्षय को पसंद करता है, प्यार करता है, उसी तरह से उनके दोस्त को भी प्यार करता है। इनसे भी बच्चों में सकारात्मक भाव उत्पन्न होगा कि इनकी दादी बहुत अच्छी है, ये मुझे बहुत प्यार करती है। एक दिन वॉलीबॉल का मैच के बाद सभी उसके घर गए, उसकी माँ ने पानी दिया, अब अक्षय क्या करे। देखिए कहता है घोंडू के बड़े काका
रुपये पैसे और खेती बाड़ी का सारा काम संभालते हैं। गांव में एक भी चक्की नहीं है। घुंडू बैंक से कुछ पैसे उधार लेकर आटे की चक्की लगाना चाहता है। उसने बाबा को तो मना लिया, पर बड़े काका उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं है। देखिए क्या कर रहे हैं। मीना और रितु स्टापू खेलकर घर लौट रहे थे। चलो न मेरे घर, चलो रितु। रितु ने मीना से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, तुम्हारे माँ से मुझे डर लगता है। हाथ भी पकड़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। यह कहकर रितु अपने घर चले गई। अर्थात हो सकता है कि बच्चों में उनके माँ के प्रति डर हो या कोई भय हो किसी बात के लिए, तो ऐसा व्यवहार बच्चों के साथ नहीं अपनाना चाहिए जिनसे वो डरने लगे। बच्चों के साथ हमेशा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार अपनाना चाहिए, और एक शिक्षक होने के नाते तो आपको हमेशा पॉजिटिव वे में ही सोचना चाहिए। बच्चे गलतियां करें फिर भी उनको आप सुधारने की कोशिश करें, ना कि उन्हें डांट कर, प्यार से सहला कर। कुछ बच्चों के अनुभव ऋतु की तरह के हो सकते हैं। कक्षा में इन पर चर्चा होने से बच्चों को अपने अनुभवों के बारे में सोचने का मौका मिलेगा। इससे उनका धीरज भी बंधेगा और शिक्षक के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। चलिए ये देखिए कुछ पॉइंट्स एनसीईआरटी की ही है जो अध्यापक के लिए दिया गया था। कहते हैं अध्यापक के लिए इन उदाहरणों के द्वारा बच्चों का ध्यान उन बातों की तरफ खींचा जा सकता है जो हमारे परिवार और समाज के समाज में सामान्यतः होती है। इन सभी बातों का हम पर गहरा असर होता है। बच्चों को इन बातों के बारे में सोचने और स्वयं के विचार बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। उनके विचारों पर कक्षा में चर्चा व कार्रवाई करें। बच्चों के बीच अगर इन तरह की बातों को चर्चाएं करते हैं, सामान्यतः उनके बीच शामिल करने की कोशिश करते हैं, रूबरू करते हैं, तो बच्चों में आत्मविश्वास और उन बातों के करने के प्रति उनके अंदर भावनाएं जागृत होती है। ये सारे पॉइंट्स बच्चों के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। नेक्स्ट पॉइंट भी देखिए कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ये भी अध्यापक के लिए ही दिया गया है। कहता है कुछ बच्चों के अनुभव ऋतु की तरह के हो सकते हैं। कक्षा में इन पर चर्चा होने से बच्चों को अपने अनुभवों के बारे में सोचने का मौका मिलेगा। इससे उनका धीरज भी बंधेगा और शिक्षक के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। ज़रूरत के अनुसार बच्चों से व्यक्तिगत रूप से बात की जा सकती है। अगर स्कूल में बच्चों के सलाह अर्थात काउंसलर हो तो सलाहकार या काउंसलर हो तो उनकी मदद भी ली जा सकती है। अर्थात बच्चों से उनके बारे में जानिए, उनके अंदर क्या कमी है, उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है, उनके व्यक्तिगत राय भी लीजिए, व्यक्तिगत रूप से पूछिए भी उनकी और जानने की कोशिश भी कीजिए। इनसे बच्चों के जो सलाहकार होंगे, जो उनको समझाते बुझाते होंगे, या उन सभी आप इकट्ठा कर सकते हैं उनके बारे में, उनकी कमियों को, और फिर उनको निदान करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापक के लिए ही है। कहता है यदि कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्यों की आदतों जैसे नशीली मादक दवाओं की लत के बारे में बताना चाहते हैं। फिर से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है यदि कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्यों की आदतों जैसे नशीली दवाओं की लत के बारे में बताना चाहते हैं, तो ऐसे किस्सों पर बातचीत बड़ी ही संवेदनशीलता से की जानी चाहिए। उनसे होने वाले हानिकारक प्रभाव पर चर्चा जरूरी है। इन मुद्दों पर आप सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी चर्चा अवश्य करें। कभी कभी कुछ ऐसे परिवारों के बच्चों में भी यह लत पड़ जाती है। यदि उन बच्चों में या किसी अन्य बच्चों में ऐसा व्यवहार दिखाई देता है तो उनसे अलग से बातचीत की जानी चाहिए ताकि समय पर उनकी यह लत छुड़ाई जा सके। इन विषय पर बच्चों से पोस्टर अथवा चार्ट बनवाएं और उन पर चर्चा करें। अगर इन तरह की भावनाएं किसी परिवार में है, इस तरह की आदतें किसी परिवार में है, तो आपको उन पर संवेदनशील होकर गहन रूप से बच्चों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए, पोस्टर लगाकर या डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखला करके या छोटे छोटे फिल्मों को दिखला करके आपको बताना चाहिए कि बच्चे अगर इस तरह से, हम ये नहीं कहना चाहिए उनको कि अगर आपके परिवार में अगर कोई नशा करता है तो आप नहीं करें या आप करें।
बल्कि उनको समझाना चाहिए कि इस तरह की नशा करने से आपके अंदर क्या बुराइयां आ सकती है, आपको इनसे क्या हानियां हो सकती है और अभी तक क्या हानियां हुई है, क्या क्या बीमारियां होती है, उनको बच्चों को उनके सामने प्रस्तुत कीजिए और दिखलाइए, जिनसे बच्चों के अंदर उनके प्रति जागरूकता फैलेगी और बच्चे सही या गलत को पहचानने की कोशिश करेंगे। अगर बच्चे के अंदर इन भावनाओं का विकास हो गया कि क्या सही है क्या गलत है और इनको लेने से हमें क्या हानियां हो सकती है, तो बच्चे बखूबी खुद जान करके उनसे दूर हटने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही, लेते हैं विदा, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे हर सीरीज़ को अच्छी तरीक़ा से देख लेते हैं तो शायद ही आपसे EVS में कोई भी प्रश्न छूटेगा। बस क्लास 4 की बुक्स समाप्त होने वाली ही है, अब क्लास 5 की बुक्स को स्टार्ट करेंगे और बहुत ही मज़े के साथ पढ़ेंगे क्लास 5 की बुक्स, और उनसे ढेर सारे प्रश्न पूछे गए हैं। इन 3rd और 4th से तो वैसे थोड़ा सा कम सवाल बनते हैं, कम क्वेश्चंस उठने की संभावनाएं होती है, लेकिन क्लास 4 में इतने सारे प्रश्न बनते हैं कि हर चैप्टर से लगभग प्रश्न पूछा गया है। उन सभी को भी हम चर्चाएं करेंगे, शामिल करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए लेते हैं विदा, धन्यवाद, थैंक यू।